हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आपको पता है आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका शीर्षक है कितनी ज़मीन। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इस कहानी को। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। दो बहनें थी। बड़ी बहन का विवाह कस्बे में एक सौदागर से हुआ था, जबकि छोटी का विवाह देहात में किसान के घर हुआ था। बड़ी बहन छोटी बहन के घर आकर अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाट के सामान, स्वाद स्वाद की खाने पीने की चीजें और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। छोटी बहन को बात लग गई। मैं तो अपनी जिंदगी में तुम्हारे साथ अदला बदली कभी न करूं। हम सीधे सादे और रूखे से रहते हैं तो क्या, चिंता फिक्र से तो छूटे हैं। किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। छोटी बहन का पति दीना ओसारे में बैठा औरतों की ये बातें सुन रहा था। उसने सोचा कि बड़ी बहन की बात तो खरी है। बात आई गई हो गई। एक दिन दीना घर के ओसारे में बैठा हुआ था कि एक सौदागर वहां से गुजरता हुआ उसके घर आया। उसने बताया कि दरिया किनारे कोलों की बस्ती है, वहां जमीन बहुत उम्दा है। दीना के मन में भी अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा कि मैं यहाँ तंग संकरी सी जगह में पड़ा क्या कर रहा हूँ, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहाँ की जमीन घर बार बेच बाच कर नकदी बनाकर वहीं क्यों न पहुंचूं और नए सिरे से जीवन शुरू करके देखूं। उसने अपनी तैयारी शुरू की। बीवी से कहा कि घर देखना भालना और खुद एक नौकर को साथ लेकर यात्रा के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चाय के डिब्बे और उपहार की अन्य चीजें खरीदी। सातवें रोज वे कोल लोगों की बस्ती में जा पहुंचे। उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वह सही थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी, सब खाली। दीना को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल आए और उसके चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। उनमें से एक दूभाषिए के माध्यम से दीना ने उन्हें बताया कि वह जमीन की खातिर आया है। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आव भगत के साथ वे उसे अपने अच्छे से अच्छे डेरे में ले गए। उसे पीने को चाय दी। दीना ने भी अपने पास की भेंट की जाने वाली चीजें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी बांटी। कोल लोग बड़े खुश थे। फिर दुभाषिए से उन्होंने कहा कि मेहमान को सब समझा दो। दुभाषिए ने उसे समझाते हुए कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीज है जो आपको सबसे अधिक पसंद है, ताकि हम उसी से आपकी आवभगत कर सकें। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज को देखकर मैं बहुत खुश हूँ वह आपकी जमीन है। हमारे यहाँ जमीन कम है और वह इतनी उपजाऊ भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो उसका कोई अंत ही नहीं है और यह जमीन उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आंखों से यहाँ जैसी धरती कहीं और नहीं देखी। दुभाषिए ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर वे आपस में सलाह करते रहे। बातचीत चल ही रही थी कि बड़ी सी बालदार टोपी पहने उनका सरदार वहां आ पहुंचा। सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषिए ने कहा कि यही हमारे सरदार हैं। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबादा निकाला और चाय का एक बड़ा डिब्बा और अन्य चीजें सरदार को भेंट की। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा। उसके बाद दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी में कहा, इन भाइयों ने जो कहा ठीक है, जितनी जमीन चाहो चुन लो, हमारे यहाँ उसका घाटा यानी कमी नहीं है। दीना ने सोचा कि मैं चाहे जितनी जमीन कैसे ले सकता हूँ, पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह भी तो चाहिए, नहीं तो जैसे आज इन्होंने कह दिया कि यह तुम्हारी है, पीछे वैसे ही उसे ले भी सकते हैं। दीना ने कहा, सुना है यहाँ एक सौदागर आया था, उसको भी आपने जमीन दी थी और उस जमीन का कागज पक्का कर दिया था। वैसे ही मैं चाहता हूँ कि कागज पक्का हो जाए। सरदार समझ गया, बोला, हाँ जरूर, यह तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी हैं, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाएगी और रजिस्ट्री हो जाएगी। दीना ने पूछा, कीमत की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपए। दीना समझा नहीं, बोला, दिन का यह कैसा हिसाब है? यह बताइए कितने एकड़?
सरदार ने कहा, यह सब गिनना गिनाना हमसे नहीं होता, हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वह तुम्हारी, और कीमत है दिन भर की 1000। दीना अचरज में पड़ गया। कहा, एक दिन में तो बहुत सी जमीन को घेरा जा सकता है। सरदार हंसा, बोला, हाँ क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह ना आ गए जहां से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। दीना खुश हुआ। तय हुआ कि अगले दिन सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे ही करते कराते रात हो गई। दीना बिस्तर पर लेटा तो रहा, पर उसे नींद ना आई। रह रह कर वह जमीन के बारे में सोचने लगता था। दरवाजे के बाहर झांककर जो देखा तो सवेरा होने वाला था। वह खड़ा हो गया और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार करो, और खुद को लोगों को बुलाने चल दिया। जाकर कहा, सवेरा हो गया है, जमीन नापने चल पड़ना चाहिए। कोल तैयार हुए और सब चल पड़े। दीना ने फावड़ा साथ रख लिया था। खुले मैदान में जब पहुंचे तब तड़का फूट ही रहा था, यानी कि सुबह हो गई थी। पास एक ऊंची टेकड़ी थी, पार खुला बिछा मैदान। टेकड़ी पर पहुंचकर सरदार ने आगे दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा कि देखते हो, जहां तक नजर जाती है वहां तक हम लोगों की जमीन है, उसमें से जितनी तुम चाहे ले लो। दीना की आंखें चमक उठी। धरती एकदम अछूती पड़ी थी। सरदार ने अपने सिर की रोएदार टोपी निकाली और धरती पर रख दी। कहा, यह निशान रहा, यहाँ से चलो और यहीं आ जाओ। जितनी जमीन चल लोगे वही तुम्हारी। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर गिनकर रख दिए। फिर उसे पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कस लिया। अंगोछे में रोटी रखी, आसीने चढ़ाई और पानी का बंदोबस्त किया। अपने आदमी से फावड़ा लिया और चलने को तैयार खड़ा हो गया। कुछ क्षण सोचता रह गया कि किस तरफ को चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का लालच था। उसने तय किया कि ठंड ठंड में रास्ता अच्छा पार हो सकता है। वह खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में वह न धीमे चला न तेज। 1001 गज चलने पर वह ठहरा। वहां एक गड्ढा किया और घास ऊंची चिंदी की आसानी से दिखाई दे। फिर आगे बढ़ा। उसके बदन में फुर्ती आ गई। उसने चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद दूसरा खड्डा खोदा। अब पीछे मुड़कर देखा। सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखती थी। उस पर आदमी खड़े थे। अंदाजन 3 मील तो वह आ गया होगा। धूप में ताप आता जाता था। कुर्ते पर वे वास्कट उतारकर उसने कंधे पर डाल ली और फिर चल पड़ा। आगे चलकर उसने जूते उतारकर अपनी धोती में खोस लिए और फिर बढ़ चला। अब चलना आसान था। सोचा, अभी 3-1 मील तो और चला चलूं, तब दूसरी दिशा लूंगा। कैसी उम्दा जगह है, इसे हाथ से जाने देना हिमाकत है। लेकिन क्या जब बात है कि जितना आगे बढ़ो उतनी जमीन एक से एक बढ़कर मिलती है। कुछ देर वह सीधा बढ़ चला। फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी मुश्किल से दिख पड़ती थी और उस पर के आदमी रेंगती चींटी से मालूम होते थे। और वहां धूप में जाने पर क्या कुछ चलता हुआ सा दिख पड़ता था। दीना ने सोचा, ओ मैं इधर काफी बड़ा आया हूँ, अब लौटना चाहिए। बेहद पसीना आ रहा था और प्यास भी लगाई थी। यहाँ ठहर कर उसने गड्ढा किया, ऊपर घास का ढेर चिन दिया। उसके बाद पानी पीकर सीधा बाई तरफ मुड़ गया। आगे चलता चला गया। गर्मी बढ़ रही थी। वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा। सिर पर दोपहर हो आई थी। सोचा, अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया। रोटी निकाल कर खाई और कुछ पानी पिया। कुछ देर बैठकर फिर आगे बढ़ चला। खाने से उसमें दम आ गया था, लेकिन गर्मी तीखी हो चली थी। सोचा कि तकलीफ घड़ी 2 घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इस तरह उसने काफी लंबी राह नापी। वह बाईं तरफ मुड़ने ही वाला था कि आगे जमीन अधिक उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी, यहाँ ऐसी पटसन उगेगी कि क्या कहना। यह सोचकर उसने उस टुकड़े को भी नाप डाला और पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा। टेकड़ी की तरफ देखा तो ताप के मारे हवा कांपती सी मालूम हुई। उस कपकपी के धुंधकारे में से टेकड़ी की जगह मुश्किल से दिखाई पड़ती थी। दीना ने सोचा कि क्षेत्र की ये 2 भुजाएं मैंने ज्यादा नाप डाली। वह तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा।
सूरज कोई 2/3 अपना चक्कर काट चुका था। मुकाम से अभी वह 10 मील दूर था। उसने सोचा कि छोड़ो, जाने भी दो। मेरी जमीन की एक बाजू छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसे कहीं दूर निकल गया तो बाजी गई। अरे इतनी ही जमीन क्या थोड़ी है? यह सोचकर दीना ने वहां तीसरे गड्ढे का निशान डाल दिया और टेकड़ी की तरफ मुंह कर ठीक उसी सीध में चल दिया। नाक की सीध बात कर वह टेकड़ी की तरफ चला। धूप उसका सत्य ले चुकी थी। नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे और टांगे जवाब दे रही थी। जरा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन यह कैसे हो सकता था? सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंच जाना था। सूरज पल पल नीचे ढल रहा था। उसके मन में पश्चाताप कि मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने इतने पैर पसारे क्यों? अगर कहीं वक्त तक न पहुंचा तो? उसने फिर टेकड़ी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम से अभी वह दूर था और सूरज धरती के पास झुक रहा था, यानी कि सूरज अस्त होने को आया। दीना जी तोड़ चलने लगा। चलने में सांस फूलती और कठिनाई होती थी, लेकिन तेज पर तेज कदम वह रखता गया। वह बढ़ता चला, लेकिन जगह अब भी दूर बनी हुई थी। यह देख उसने भागना शुरू कर दिया। कंधे से बास्केट फेंक दी, जूते दूर हटाए, टोपी अलग की। बस साथ में निशान लगाने के लिए उसने हल्का फावड़ा रहने दिया। रह रहकर सोचता कि मैं क्या करूं? बना काम बिगड़ा जा रहा है। अब सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा? इस सोच और डर के कारण वह हांफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था। धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी और मुंह सूख गया था, लेकिन फिर भी वह भागता ही जाता था। छाती उसकी लोहार की धौकनी की तरह चल उठी। दिल भीतर हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ही न हो जाए। वह दौड़ता ही गया। आगे को लोगों की आवाज सुनाई पड़ती थी। वे उसको जोर जोर से बुला रहे थे। इन आवाजों में उसका दिल और सुलग उठा। अपनी आखिरी ताकत समेटकर वह दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लहू सा लाल दिख रहा था। वह अब डूबा। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया था, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकड़ी पर हाथ हिलाकर बढ़ावा देते हुए कोल लोग उसे सामने दिखाई दे रहे थे। अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी, जिस पर उसकी रकम भी रखी थी। वहां बैठा सरदार भी दिखाई दिया। दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। वह बची खुची अपनी शक्ति से आगे बढ़ा। कमर झुकाकर भागा, जैसे कि टांगे साथ न देती हो। टेकड़ी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो आया था। उसने ऊपर देखा, सूरज छिप चुका था। उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई। ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। यह सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसे ध्यान आया कि जो खड़े हैं उन्हें तो सूरज अब भी दिख रहा होगा। सूरज छिपा नहीं है, फिर भी मुझको नहीं दिखता। यह सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकड़ी पर आंख मूंद कर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा और सामने टोपी देखी। बराबर सरदार बैठा वही पेट पकड़े हंस रहा था। टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी तक जा पहुंचे। खूब खूब, सरदार ने कहा। देखो उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है कि मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका था। को लोग दया और व्यंग से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 6 फुट जमीन उसे काफी हुई। तो बच्चों, एक मार्मिक कहानी थी जिसका अंत एक मार्मिक रूप में हुआ। आपने देखा कि किस प्रकार एक व्यक्ति के लालच ने उसे उसके मौत के पास पहुंचा दिया। तो बच्चों, लियो टॉलस्टॉय इस कहानी के लेखक हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। तो बच्चों, लियो टॉलस्टॉय एक विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार थे। वे वॉर एंड पीस उपन्यास के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। इनका जन्म 9 सितंबर 1828 को यसनाया पोल्याना, रूस में हुआ था। उनके प्रमुख नाटक हैं द पावर ऑफ डार्कनेस, द लिविंग कॉर्पस, द फ्रूट्स ऑफ एनलाइटमेंट आदि। अन्ना कैरेनिना, वॉर एंड पीस, फ्रोजन लैंड आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। 20 नवंबर 1910 को रूस में उनका निधन हो गया।
तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी और आपने इससे शिक्षा ले ली होगी कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और आवश्यकता से अधिक चीज़ों का संग्रह भी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास करना न भूलें।